ओके गाइज, सो आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है गाइज, तो बेसिक इंट्रोडक्शन सबको पता है कि शेयर्स कंपनीज क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज़ द रिवीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रैश कोर्स। ठीक है, तो चलिए सीधे सीधे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। तो बेसिक चीज़ें मैं क्वेश्चन के अंदर ही एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो डायरेक्टली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला एग्जाम्पल, जिसका है नंबर एग्जाम्पल 50, डी के गोयल फुल। एग्जाम्पल 50 डी के गोयल। इसी क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, लिख लेना घर जाके वीडियो सुन करके। ठीक है, क्वेश्चन में इसने बोला बेटा X Limited issued 60,000 shares of ₹10 each at a premium of 20% payable as follow। क्वेश्चन अभी मैं पूरा पढ़ दूंगा। सबसे पहले काम करते हैं, सबसे लास्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़ते हैं। सबसे लास्ट लाइन में कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनीज। तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है भाई, तो जर्नल एंट्रीज हम यहाँ साइड में कर देंगे। उसके लिए एक हमें वर्किंग नोट के रूप में एनालिटिकल टेबल या एनालिसिस टेबल बनानी है। उस टेबल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ के समझते चलते हैं। देखिए ये बोल रहा है एक्स लिमिटेड इश्यूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल एज फॉलो। सबसे पहली चीज, शेयर दो तरीके से इश्यू किए जाते हैं, पार पर भी और प्रीमियम पर भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने प्रीमियम वाला उठाया है। प्रीमियम का मतलब रहता है कि जो एक शेयर की फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा प्राइस पर हम शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं या इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी परसेंटेज होता है तो वो एक शेयर की फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। यहाँ पर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो वो जो 20% है वो 10 पर कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए टेबल बनेगी। देखिए यहाँ आप लिखेंगे शेयर्स, आप जितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं वो नंबर आप ऊपर लिख देंगे 60,000, और एक शेयर की फेस वैल्यू लिख दीजिए 10 रुपीज़, प्लस अगर प्रीमियम है तो वो प्रीमियम ऐड कर दीजिए। वो प्रीमियम है बेटा आपका 20%, 10 का 20% हो गया 2 रुपये। ठीक है, तो यानी कि हमारा शेयर हो गया 12 रुपये का। गाइस, प्रीमियम के रिगार्डिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यहीं के यहीं बताता चलूँ, सीधे बैठो सुमित। कॉन्सेप्ट ये है कि प्रीमियम वैसे तो किसी भी इंस्टॉलमेंट में मांगा जा सकता है, एप्लीकेशन पर भी, अलॉटमेंट पर भी, फर्स्ट कॉल पर भी और फाइनल कॉल पर भी। ठीक है, किसी भी इंस्टॉलमेंट पर मांगा जा सकता है, लेकिन विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन प्रीमियम जो होता है वो अलॉटमेंट पर डिमांड किया जाता है। अगर क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रीमियम को आप लोगों को अलॉटमेंट पर डिमांड करना चाहिए कंपनी को। ठीक है, और अगर कह रहा है कि वो एप्लीकेशन पर भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा अलॉटमेंट पर है, या पूरा की पूरा एप्लीकेशन पर है, या फिर किसी और कॉल पर है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला गया है ऑन एप्लीकेशन ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि यहाँ पर जो आपका 2 रुपये का प्रीमियम है वो एप्लीकेशन पर मांगा गया है, ना कि अलॉटमेंट पर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिखा हमारी पहली इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन, 5 रुपये के अंदर 2 रुपये का प्रीमियम है, तो 3+2 प्रीमियम पीछे की तरफ रखना। ठीक है, आगे बोल रहा है अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़। फिर आगे बोल रहा है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4। सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम टोटल करके देखें कि ये 12 रुपीज़ के इक्वल बन रहा है या नहीं। 4 और 3 7 और 3 10 और 2 रुपये का प्रीमियम 12। ठीक है, अभी फिर आपका एक स्टेप रहती है ड्यू की और एक स्टेप रहती है रिसीव्ड की। अब क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे आगे क्या करना है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 75,000 शेयर्स। बच्चों ये कंडीशन कहलाती है ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना शेयर्स कंपनी पब्लिक को ऑफर करे और उसमें से ज़्यादा लोग अप्लाई करें कंपनी के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो, जितना कंपनी ने ऑफर किया है, इश्यू किया है, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 2 से 3 तरीके की सिचुएशंस बनती है, जैसे क्वेश्चन में बोलता है वैसी सिचुएशन बनती है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोलेगा। वैसे बेसिकली मैं बता दूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में या तो होता है कि जितने लोगों को कंपनी रिजेक्शन दे रही है, मतलब कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनको फुल्ली रिजेक्शन कंपनी दे रही है, सम ऑफ एप्लीकेंट्स शुड बी रिजेक्टेड।
ठीक है ना। कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको कंपनी कंप्लीटली रिजेक्ट कर रही है, और बाकी के जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं उनको फुल ऑन सब्सक्रिप्शन कर रही है। हर एक एप्लीकेंट जितने जितने शेयर्स मांग रहा है ठीक उतने शेयर्स उस एप्लीकेंट्स को दिए जा रहे हैं। तो एक तो तरीका ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन में। दूसरा तरीका होता है कि कंपनी सभी एप्लीकेंट्स को कुछ ना कुछ शेयर जरूर दे। एक सिंगल एप्लीकेंट ऐसा ना हो जिसे कंपनी शेयर ना दे। जैसे अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए और 1,50,000 एप्लीकेशंस आई, तो कंपनी, अब ये 1,50,000 एप्लीकेशन आई है, ये 1,50,000 लोग तो होंगे नहीं, ये कुछ लोग होंगे। हो सकता है 10,000 लोग हों, 20,000 लोग हों, कुछ लोगों ने 100 मांगे हों, कुछ लोगों ने 50 मांगे, हो सकता है 1,000 लोग हों। तो सभी व्यक्तियों को उनके द्वारा मांगी गई एप्लीकेशंस पर कुछ ना कुछ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो अभी हम अपने क्वेश्चन में समझते हैं कि यहाँ पर कौन सी सिचुएशन और कैसे डील करनी है। तो कंपनी के पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 75,000 शेयर्स के लिए हुई है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है उसके एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75 इंटू 3 और 75 प्लस 2, तो ये हो गया 75 3 जा 2,25,000 प्लस 75 इंटू 2 1,50,000। तो टोटल जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो हुआ है 3,75,000। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद फिर हमें क्या करना होता है बच्चों, किसी भी सूरत में हम जितना शेयर्स हमने इश्यू किए उससे ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकते। अब हम इन एप्लीकेंट्स को अलॉटेड करेंगे शेयर्स, तो 60,000 के हिसाब से करेंगे। तो वैसे तो आप ये डायरेक्टली भी जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप चाहो तो इसे ऐसे ना दिखा के डायरेक्टली भी इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 75,000 इंटू 5 3,75,000। और यहाँ पर आप अलग अलग कर सकते हो। 60,000 इंटू 3 1,80,000, 60,000 इंटू 2 1,20,000। तो ये हो गया 3 लाख। ये ड्यू हो गया और उसके नीचे आपका रिसीव आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। आगे बढ़ते हैं। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलो। अब देखिए, है तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 60,000 के लिए इश्यू किया, 75,000 के लिए आई एप्लीकेशन। अब यहाँ करना क्या है वो समझिए। फर्स्ट लिस्ट, इन्होंने 3 कैटेगरियां बनाई हैं। फर्स्ट लिस्ट में क्या बोला है, एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। मतलब जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स मांगे, ये एप्लीकेंट्स हैं, ये अलॉटमेंट है, या शेयर होल्डर कह लो उन्हें, शेयर होल्डर। ठीक है, क्या लिखे हैं, एप्लीकेंट्स और शेयर होल्डर्स। ठीक है, 40,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको कितने शेयर्स होल्डर बनाया गया, 40,000 शेयर्स का होल्डर बनाया गया। जिन लोगों ने 40,000 एप्लीकेंट्स मांगे, मतलब जिन लोगों ने 40,000 एप्लीकेशंस जिन लोगों ने मांगी थी उनको पूरे 40,000 शेयर्स हमने दे दिए। ठीक है, इसके बाद आगे इन्होंने बोला है, सेकंड कैटेगरी में बोला है एप्लीकेंट्स फॉर 25,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स। सेकंड कैटेगरी में जिन लोगों ने 25,000 शेयर्स मांगे थे उनको 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए। तो ये तो थी फुल्ली सब्सक्रिप्शन वाली कैटेगरी, फुल्ली अलॉटमेंट। ये तो थी फुल्ली अलॉटमेंट वाली कैटेगरी, जितना मांगा उतना दिया। सेकंड कैटेगरी जो है ये है प्रोरेटा अलॉटमेंट। इसी को कहते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। आपने 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भेजी, हमने आपको 20,000 शेयर्स दिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड है एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड निल शेयर्स। एक और कैटेगरी है जिन्होंने 10,000 शेयर्स मांगे, उनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया। ये होता है फुल्ली रिजेक्शन कैटेगरी। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा यहाँ पर टोटल जो टोटलिंग होनी चाहिए वो 75,000 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये 75,000 के इक्वल हो रही है। यहाँ की जो टोटलिंग होनी चाहिए वो 60,000 के इक्वल होनी चाहिए। आगे बात गाइस समझ में। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप फुल्ली अलॉटमेंट करते हैं तो वहाँ आपको कुछ नहीं करना होता, उस कैटेगरी को आपको छेड़ना नहीं होता, क्योंकि उस कैटेगरी का तो कोई फिर यूज़ ही नहीं है ना। जितने मांगे तो उतने दे दिए, बात खत्म हो जाती है, टाइम पर पैसा मिल जाएगा, खत्म कहानी। जो प्रोरेटा अलॉटमेंट की कैटेगरी है एक तो उसको समझना है, और जो फुल्ली रिजेक्शन की कैटेगरी उसको समझना है। जब आप इन लोगों को शेयर दे ही नहीं रहे हो, थर्ड कैटेगरी में जब आप इनको एक भी शेयर नहीं दे रहे हो,
आप इनको एक भी शेयर दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो इनका पैसा एप्लीकेशन का 5 रुपये के हिसाब से जो आया है वो रख के क्या करोगे, वो लौटाओ। ये अंडरस्टूड सी बात होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिएगा 10,000 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिटर्न। ठीक है, एक तो आपने एप्लीकेशन मनी इतनी रिटर्न कर दी। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है ना, आगे सुनिएगा। अब क्या है बेटा, ये वाली कैटेगरी भी हमारी फुल हो गई। अब जिन्होंने 25,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने कितने शेयर्स दिए, 20,000 शेयर्स दिए, तो उनका कुछ ना कुछ शेयर्स का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो वो कितना है जरा चेक करो। 25,000 में से यहाँ निकाल लेते हैं साइड में, 25,000 में से 20,000 गए 5,000 शेयर्स, और जो भी कुछ आया है वो 5 रुपये के हिसाब से ही तो आया है। अभी 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। ऑल राइट बच्चों, आपको पता है प्रोरेटा की कंडीशन में क्या करना होता है, इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है जब इस तरीके की कैटेगरी बनती है। आप या तो इस पैसे को लौटा दीजिए या फिर आप इसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लीजिए। इसकी 3 पॉसिबल सिचुएशंस हैं। ये जो एक्सेस मनी है या तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, है ना, वैसे इसको रिटर्न नहीं करते हैं आप, क्योंकि प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब ही ये है कि हम आपको कुछ ना कुछ शेयर्स दे रहे हैं। किसका फोन है, ये साइलेंट कीजिए। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब ही है कि हम हर शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ शेयर्स दे रहे हैं। तो अभी आप इसको पैसे को लौटाएंगे नहीं। आपके लिए पहला ऑप्शन है कि आप इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे अलॉटमेंट पर। लेकिन वहां आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर ये पैसा, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो एक्सेस मनी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर 50 कॉन्सेप्ट्स अलग अलग क्वेश्चंस के बनाऊंगा। उन क्वेश्चंस को मैं चूज नहीं करूंगा, वो डायरेक्ट मिक्स में जाएंगे। इसीलिए आप बहुत हिसाब से घर जाके इसके कॉन्सेप्ट्स बनाइएगा। 25,000 रुपए जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, इस एक्सेस मनी को हमें अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करना होता है। अगर ये पूरा की पूरा अलॉटमेंट पर यूटिलाइज हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अलॉटमेंट पर ये पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाया तो फिर भी कुछ अमाउंट रह गया, तो ये वाला जो अमाउंट है ये विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न करना होता है। प्रोरेटा अलॉटमेंट में ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जो एक्सेस मनी होती है एप्लीकेशन पर, सबसे पहले इट शुड बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। स्टिल एनी अमाउंट इज रिमेन इन द बिजनेस और इन कंपनी, तो उस एक्सेस अमाउंट को वी शुड रिटर्न टू दैट ग्रुप। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं भाई, बचे हुए पैसे को अलॉटमेंट के बाद आगे की इंस्टॉलमेंट्स पर भी, कॉल्स पर भी यूटिलाइज करो, तब ही आप कॉल्स पर यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज आप कॉल्स पर यूटिलाइज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसने बोला है अ शेयर होल्डर, इसने तो इनफैक्ट कुछ बोला ही नहीं है। अभी मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसने कहीं कुछ नहीं बोला है बेटा। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करेंगे। चलिए वी शुड गो अहेड। तो चेक करिए, 60,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1,80,000। आपको पता चलेगा कि अलॉटमेंट पर कितना मनी ड्यू है, मतलब कितना पैसा आपको अलॉटमेंट पर चाहिए। ये चेक करेंगे पहले आप। 60,000 का मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, ऐसे बना सकते हैं आप इसको। 60,000 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आपका ड्यू अमाउंट आ गया 1,80,000। लेकिन आपको कंफर्म पता है कि उसमें से आपको 25,000 रुपीज नहीं मिलने वाले। लेकिन सर आपने अभी एक बात बोली थी कि ये अमाउंट हम चेक करेंगे कि पूरा की पूरा अलॉटमेंट पर यूटिलाइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो बच्चों चेक कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए आपका ये जो एक्सेस वाला अमाउंट है ये सेकंड कैटेगरी से संबंधित है, राइट। सेकंड कैटेगरी में आपने इन लोगों को शेयर्स कितने अलॉट किए, 20,000। जब आप इनको 20,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो तो 20,000 शेयर जो अलॉट किए उस पर अलॉटमेंट कितने रुपए के हिसाब से मांगोगे, 3 रुपीज के हिसाब से। 20,000 इंटू 3 कितना बना, 60,000। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि इस चीज़ के एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे से नहीं है। मैंने पिछले साल भी इसी चैप्टर पर वीडियोस बनाई थी, बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए थे। मेरी सारी शेयर्स की वीडियोस पिछले साल की बनी हुई हैं। अब आप इसमें भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। 20,000 शेयर्स आपने इस ग्रुप को अलॉट किए हैं 3 रुपए के हिसाब से। इस ग्रुप से आपको सेकंड वाले ग्रुप से चाहिए कितना, 60,000 रुपये अलॉटमेंट पर। 20,000 इंटू 3, और इस ग्रुप का पैसा कितना एक्स्ट्रा पड़ा है, 25,000। तो इसका मतलब जितना हमें चाहिए उससे कम ही पड़ा है। हमें चाहिए इस ग्रुप से 60,000
और इस ग्रुप का हमारे पास पड़ा है केवल 25,000। इसका मतलब पूरा की पूरा 25,000 जो है इस ग्रुप का टुवार्ड्स अलॉटमेंट यूटिलाइज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको यूटिलाइज कर लेना है, तब आपका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 1,55,000, राइट। और यहां आप एक स्टेटमेंट दे देंगे एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ये पूरा वर्किंग नोट टाइप से ही है, ठीक है। मेजर कॉन्सेप्ट तो वो जनरल एंट्री है, बट वो जनरल एंट्री जब भी तो कर पाओगे जब आप अमाउंट निकालोगे। क्लियर हो गया। तो अभी फिर अपना आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है अ शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर्स वर अलॉटेड। एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट किए हैं अंडर लिस्ट फर्स्ट। देखिए यहां अलॉटमेंट तो दो शेयर होल्डरों को हुआ है, फर्स्ट कैटेगरी वालों को भी हुआ है और सेकंड कैटेगरी वालों को भी हुआ है। थर्ड कैटेगरी में तो आपने अलॉटमेंट किया ही नहीं है, उसमें तो आपने रिजेक्शन किया, राइट। तो अभी आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये जो एक शेयर होल्डर है जिसको हमारी कंपनी ने 200 शेयर्स दिए, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि जब एक से ज्यादा कैटेगरी क्वेश्चन के अंदर होती है तो आपको ये पता करना पड़ता है कि वो जो शेयर होल्डर है जो अपना पैसा नहीं दे पा रहा है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो वो उसमें क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि वो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है। देखिए फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है मतलब जितने मांगे थे उतने ही दिए थे। इसका मतलब वो जो शेयर होल्डर है उसने अप्लाइड भी 200 शेयर के लिए किया होगा और हमने उसको अलॉट भी 200 शेयर्स ही किए होंगे। तो फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर्स वर अलॉटेड अंडर फर्स्ट लिस्ट पेड फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। ठीक है बच्चों, ये कॉल इन एरियर नहीं है, ये कॉल इन एडवांस है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास हमारी कंपनी के 200 शेयर्स हैं। उसने क्या किया, जब हमने उससे अलॉटमेंट मांगी उस समय उसने अपना रिमेनिंग बैलेंस भी अभी से पे कर दिया। तो अलॉटमेंट पर अलॉटमेंट दी तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट पर क्या चीज एक्स्ट्रा दी, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 4 रुपए की। तो 200 इंटू 4 800 रुपए फर्स्ट कॉल एडवांस आ गई ऑन अलॉटमेंट। आर यू गेटिंग? फर्स्ट कॉल जो है वो अलॉटमेंट पर आ गई, तो यहाँ पर अलॉटमेंट पर 800 रुपये ज़्यादा आ जाएंगे, 1,55,800। बात समझ में आ रही है? तो क्या जब वो आप फर्स्ट कॉल मांगने जाओगे क्या वो अब देगा आपको पैसे? नहीं, लेकिन आप मांगोगे तो पूरे ही फिलहाल 60,000 इंटू 4 2,40,000। ठीक है, फिर जब रिसीविंग की बारी आएगी तो उसमें आप 800 रुपीज़ माइनस कर लेना, 2,39,200 रुपीज़ आएंगे, डैम श्योर है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत स्लोली तरीके से समझा रहा हूँ। मांगोगे पूरे क्यों? क्योंकि आपको इंस्टॉलमेंट को कैपिटल में कन्वर्ट करना होता है ना। ड्यू का मतलब होता है कि आप कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं, तो कैपिटल तो पूरी ही क्रिएट होगी ना, वो तो वहाँ एक्सेस आ गई है बस, और क्या है। ठीक है, तो इतना बात आपका क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। एक और शेयर होल्डर है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर है। गाइस जब भी किसी शेयर इंडिविजुअल किसी शेयर होल्डर की बात हो रही होती है इस तरीके से, तो पहले हमें यह पता करना होता है कि भाई वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो यहां पर भी इस वाले क्वेश्चन में तो क्लियर ही नहीं हो रहा। सीधे बैठो, नींद लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अभी इससे भी खतरनाक क्वेश्चन कराना है आगे इसी वीडियो में, इसीलिए प्लीज बी अलर्ट। आपको देख के फिर पढ़ाने वाले को नींद आने लग जाएगी। पहले तो सीधे बैठो, तू भी सीधे बैठ, मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन, सीधे बैठो। सपोर्ट मतलब सीधा बैठ रहा, तू मुंह जमाई से ले रहा है, सीधे बैठ भाई, मुझे पढ़ाना है रात तक। हाँ जी, तुम 17, 16, 18 साल के अभी से तुम फैल जाते हो यार, कैसे तुम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ोगे? तो एक और शेयर होल्डर है जिसके पास हमारी कंपनी के 600 शेयर्स हैं। ठीक, तो अब बात समझिएगा बेटा। तो हमें ये तो पता करो कि भाई वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। लेकिन बच्चों पता है आपको, इस वाले क्वेश्चन में जो दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास हमारी कंपनी के 600 शेयर है, उसकी कैटेगरी पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? बता दो। क्योंकि आप ये देखो कि वो जो दूसरा शेयर होल्डर है उसकी एक्शन क्या है। उसके पास हमारी कंपनी के 600 शेयर हैं और वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। अब मान लेते हैं अगर वो इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होता फर्स्ट वाली, तो 600 उसको अलॉट किए तो उसने मांगे भी 600 ही होंगे। लेकिन मान लेते हैं वो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होता, तो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होता तो क्या होता कि उसको हमने 600 अलॉट किए, इसका मतलब उसने अप्लाइड ज्यादा के लिए किया होगा। क्योंकि सेकंड कैटेगरी में क्या होता है कि 25, सेकंड कैटेगरी में हमारा इसमें क्या हो रहा था कि अगर कोई व्यक्ति 25,000 मतलब
सब लोग मिलकर के 25,000 के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो हम उन्हें 20,000 शेयर्स दे रहे थे। मतलब अप्लाइड ज़्यादा के लिए किया जा रहा था, अलॉट कम शेयर्स किए जा रहे थे, और उनका एक्सेस मनी जो था वो केवल और केवल अलॉटमेंट पर पूरा की पूरा यूटिलाइज हो जा रहा था। मतलब सेकंड ग्रुप को जो लोग बिलोंग कर रहे हैं उन लोगों का एक्सेस मनी इतना था ही नहीं कि अलॉटमेंट से आगे जा पाए। सारा की सारा एक्सेस मनी उनका कहाँ यूज हो गया था? अलॉटमेंट पर। इसका मतलब कि जब फर्स्ट कॉल की बात आई थी तो फर्स्ट कॉल पर सेकंड कैटेगरी वालों का एक्सेस मनी यूटिलाइज हुआ ही नहीं होगा। तो क्या करोगे ये पता करके कि वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस सपोज वो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता भी है तो भी हमें तो केवल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर पता होने चाहिए, और हमें इस क्वेश्चन में पता है कि उस व्यक्ति के पास 600 शेयर्स हैं और वो क्या नहीं दे पाया है? फर्स्ट कॉल। इसका मतलब वो अलॉटमेंट दे चुका है। तो जब वो अलॉटमेंट दे चुका है तो अलॉटमेंट पर सारी कैलकुलेशन कर चुके होंगे ना, तो हमें जरूरत ही क्या है उसकी कैटेगरी फाइंड करने की। हाँ, अगर वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया होता तो पंगा हो जाता, तो फिर कैटेगरी जरूर क्वेश्चन में दी होती कि वो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है या सेकंड को, फिर वो आगे कराऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है, फिलहाल वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा हो, हमें केवल एक चीज चाहिए, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया है। तो यही इस क्वेश्चन में हुआ है, उसके पास 600 शेयर्स है और वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया है। तो देखिए 600 शेयर्स, फर्स्ट कॉल कितने की? 4 रुपए की, 2400 ऑन फर्स्ट कॉल जो नहीं आए, तो माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। 2,36,800 रुपये आए होंगे फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद इसने बोला है हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो गाइज अभी फॉरफीचर का स्टेप लेने से पहले यहां तक की जनरल एंट्रीज समझा देते हैं आपको। सबसे पहले जनरल एंट्री होगी रिसीव्ड की, ठीक है, और रिसीविंग की फॉर्मेट आप बना लेना जनरल का, मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 3,75,000। नरेशन आप लिख लेना, मैं ओरली बता देता हूँ वीडियो में। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर होगी इस पैसे को कैपिटल में कन्वर्ट करने की। जो एप्लीकेशन है उसको कंपनी अपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, तो इसकी जनरल एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें कैपिटल के अलावा प्रीमियम भी है, तो वो कंपनी के लिए रिजर्व के रूप में यूज होगा, उसका स्पेसिफिक यूज होता है। तो फिलहाल आपके लिए वो लायबिलिटी है, तो वो आप यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, ठीक है ना। इसकी जनरल एंट्री होगी, इसकी नरेशन होगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड या बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अमाउंट आपका रहेगा 1,80,000 तो आपकी कैपिटल है और 3 लाख रुपए आपका प्रीमियम, 3 लाख क्यों, 1,20,000 रुपये आपका प्रीमियम है और टोटल 3 लाख रुपए आपकी एप्लीकेशन पर पैसा था जो आपने यूटिलाइज किया है, ठीक है, एडजस्ट किया है। चलिए 2 एडजस्टमेंट्स हो गई, 2 एंट्रीज हो गई। थर्ड एंट्री होती है हमारी रिटर्न वाली। जब हम किसी का पैसा रिटर्न करते हैं तो थर्ड नंबर पे एंट्री करते हैं उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज रिटर्न्ड 50,000। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। फोर्थ नंबर पर होती है एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ये वाली। ये नंबरिंग याद रखिएगा, क्वेश्चन टफ होंगे तो वहां दिक्कत होगी आपको अगर आपने नंबरिंग याद नहीं रखी। इसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर होती है ड्यू वाली एंट्री, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू 1,80,000। सिक्स्थ नंबर पर होती है बच्चों रिसीविंग की एंट्री है, और जब आप रिसीविंग की एंट्री कर रहे हैं तो करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन आपको तो पैसा एडवांस में मिला है, कॉल्स का पैसा एडवांस में मिलता है तो उसको कॉल इन एडवांस बोलते हैं, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका बैंक में कितना आ गया 1,55,800, अलॉटमेंट के आ गया 1,55,000 और 800 रुपये आपको जो कॉल इन एडवांस मिला है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस। ठीक है, 7वें नंबर पर होती है ये वाली ड्यू वाली एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? पीछे तक कोई डाउट है? हाँ भाई मैडम, जबरदस्ती गर्दन मत हिलाना, ये चैप्टर पे गर्दन हिलाने लायक भी नहीं छोड़ता है, इतना अजीब सा चैप्टर है ये, अगर नेक भी जुड़ वाला कहीं तो। इसके बाद 8वें नंबर पे होगी ये वाली एंट्री, इस चैप्टर को साथ साथ पकड़ गई तो पकड़ गई, नहीं तो खत्म का नहीं। इसमें आपको कॉल इन एडवांस जो है ना वो आपको डेबिट करके दिखाना पड़ेगा। कॉल इन एडवांस भी देखो, एक्चुअली ये एंट्री यहाँ से कनेक्ट होगी, देखो सी ये एंट्री आपकी कनेक्ट होगी यहाँ से, ये बहुत यूनिक एंट्री, ध्यान से देखना, एक तरीके से समझाऊंगा बात। ये पूरी 8th नंबर की एंट्री देखो कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, नहीं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए बैंक में आपको मिले 2,36,800, कॉल इन एडवांस के आपके थे 800 रुपए, तो ये हो गया 2,37,600। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये अमाउंट तो कहीं इसमें दिख ही नहीं रहा, जो आपने लिख दिया 2,37,600, तो बच्चों ये ही तो गणित है, बाकी तो सब विज्ञान है। यहां पर आपकी ड्यू अमाउंट थी 240, सर यहाँ 240 क्यों नहीं आई, फिर यहाँ 2,37,600 क्यों आया? प्यारे बच्चों 2,400 रुपए की कॉल इन एरियर है ना, अगर आप इस कॉल इन एरियर को अपनी जनरल एंट्रीज में अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हो तो ये वाला अमाउंट नहीं माना जाएगा 240, बल्कि इस वाले अमाउंट में से ये कॉल इन एरियर का अमाउंट घटाने के बाद, इस वाले अमाउंट में से ड्यू वाले अमाउंट में से, जिस अमाउंट से आपने ड्यू किया है, ड्यू वाले अमाउंट में से कॉल इन एरियर का अमाउंट घटाने के बाद, ठीक है ना, ड्यू वाले अमाउंट में से कॉल इन एरियर का अमाउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो रिसीव्ड में फर्स्ट कॉल के आगे आता है, वो रिसीव्ड में फर्स्ट कॉल के आगे आता है। ये बात बहुत शानदार है, ध्यान रखना। अगर आप अपनी जनरल एंट्री में कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हो तो उस जिस जौन सी इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है उसके शेयर कैपिटल में जो ड्यू वाला अमाउंट था उस अमाउंट में से उसकी कॉल इन एरियर्स के रिगार्डिंग जो भी अमाउंट है उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो शेयर फर्स्ट कॉल के आगे आता है। ठीक है, उस हिसाब से एलोकेशन होता है। और अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वो किसी और क्वेश्चन में समझा देंगे, ठीक है ना, तो फिर खिचड़ी पकती चली जाएगी। वो आप भी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, आगे समझा देंगे किसी क्वेश्चन में कि कॉल इन एरियर को अगर हमें एंट्री में ओपन करना होता है तो क्या, और नॉर्मली आप मत करना कॉल इन एरियर अकाउंट, नॉर्मली अगर कुछ ना बोले तो ओपन मत करना। ठीक है, तो फिलहाल आपका ये 8 एंट्रीज हो गई। उसके बाद अब अगली एक्शन पे आते हैं जो क्वेश्चन में बोला है कि उसने शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया, ये बोला है ना। देखिए अनदर शेयर होल्डर वाली बात हो ही गई थी। हिज शेयर्स, गाइज लिसन, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, कितने शेयर्स पर कॉल इन एरियर थी, वो कितने शेयर्स पर कॉल इन एरियर थी, 600 शेयर्स पर। अब इसके शेयर्स को फॉरफिटेड किया गया है, तो देखिए शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं 9th नंबर की एंट्री। शेयर बच्चों बेसिकली जानते हो आप लोग क्या कर रहे हैं सर, बेसिकली आप लोग जानते हैं फॉरफिटेड होता क्या है। शेयर को फॉरफीचर करने का मतलब होता है जस्ट कैंसिलेशन ऑफ द एक्शन विच यू हैव डन ऑलरेडी इन पास्ट। शेयर फॉरफीचर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैंसिलेशन है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आपने किया है रिगार्डिंग दोज शेयर्स विच हैज बिकम कॉल इन एरियर, या अकाउंटिंग रिगार्डिंग दोज शेयर होल्डर हु हैव बिकम डिफॉल्टर शेयर होल्डर। ठीक है, तो जो भी डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स हैं उनके रिगार्डिंग जो आपने कैपिटल क्रिएट की है
उस कैपिटल को कैंसिल करना ही फॉरफीचर है। देखिए कैसे, पहले आप समझो डिफॉल्टर शेयर होल्डर कितने हैं, 600। अब आप समझो कि वो डिफॉल्टर हुए हैं, तो जब तक वो डिफॉल्टर नहीं थे तब तक तो वो कंपनी के शेयर होल्डर थे, तो उनके अमाउंट से कैपिटल क्रिएट हुई थी। तो उस कैपिटल को क्रिएट करने के लिए आपने बार बार कैपिटल क्रेडिट में डाली, उनके अलॉटमेंट की कैपिटल को भी आपने क्रेडिट में डाला, उनकी फर्स्ट कॉल की कैपिटल को भी आपने क्रेडिट में डाला। वो बात हो रहा है कि वो लोग दे नहीं पाए फर्स्ट कॉल पर, अलॉटमेंट तक तो वो दे गए थे, फर्स्ट कॉल पर वो लोग पैसा नहीं दे पाए, तो उनकी कैपिटल को अब हमें कैंसिल करना है, क्योंकि वो नो लॉन्गर शेयर होल्डर है, अब वो है ही नहीं शेयर होल्डर कंपनी में। तो उनकी कैपिटल किस बात की, क्योंकि हमने उनके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया, उनका राइट कंपनी में से खत्म किया, तो क्या करते हैं, कैंसिल करने के लिए कैपिटल को कर देते हैं डेबिट। क्योंकि जब आप कैपिटल क्रिएट कर रहे थे तो क्रेडिट कर रहे थे, जब आप क्रिएटेड कैपिटल खत्म कर रहे हैं तो कैपिटल करेंगे डेबिट। फॉरफीचर को रटने की नीड नहीं है, समझने की नीड है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे 1 मिनट के अंदर, तो उसका कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या बता रहा हूँ। कैपिटल आपको डेबिट करना पड़ता है फॉरफीचर में, ठीक है। अभी क्रेडिट क्या करना है बेटा, जो अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले आप ये समझो, ये डिफॉल्टर शेयर होल्डर जो है, जितने भी ये डिफॉल्टर, एक ही शेयर होल्डर है डिफॉल्टर जिसके पास 600 शेयर है, राइट, वो किस कौन सी वाली इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्टर हुआ है, फर्स्ट कॉल पे। तो जब वो फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्टर हुआ तो हमें ये कब पता चला कि वो डिफॉल्टर हुआ, जब उसकी रिसीविंग का टाइम आया फर्स्ट कॉल की। लेकिन फर्स्ट कॉल की रिसीविंग से पहले फर्स्ट कॉल को डिमांड करने का भी टाइम आया था, हमने सब लोगों को नोटिस दिया था कि भाई फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया दे दो, फिर उसके कुछ दिन बाद उन लोगों ने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया उस डिफॉल्टर को छोड़कर। तो जब हमने सब लोगों से डिमांड की थी फर्स्ट कॉल, तब तो हमें नहीं पता था ना कि वो डिफॉल्टर होगा, तो हमने तो उसको भी इंक्लूड करके फर्स्ट कॉल डिमांड की होगी। और फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की या डिमांड करने की जनरल एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये की थी आपने, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप कैंसिल कर रहे हो तो एंट्री रिवर्स कर दो ना, कैंसिल तो रिवर्स करके ही होती है, एंट्री रिवर्स से मिटा के तो होती नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी सर उसका क्या होगा जो वो दे चुका है, क्योंकि सर आपने उसके शेयर कैंसिल कर दिए, तो क्या सर आप उस अमाउंट को रिटर्न करेंगे जो अमाउंट उसने पीछे अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पे एप्लीकेशन पे दिया है? नो, कंपनी उस अमाउंट को रिटर्न नहीं करेगी। लेकिन वो अमाउंट कंपनी के लिए कहीं ना कहीं लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कंपनी आज आपके शेयर्स कैंसिल कर रही है, तो कंपनी कल किसी दूसरे को शेयर री इश्यू करेगी, और जब कंपनी शेयर री इश्यू करेगी तो बाई चांस कंपनी को री इश्यू करते टाइम अगर उसको डिस्काउंट पर री इश्यू करना पड़ा, तो कंपनी इस डिस्काउंट के लिए जो अमाउंट आप दे चुके हो उसमें से डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी, कंपनी उस लॉस को वहां से बियर करेगी। इसीलिए तब तक जो अमाउंट आप दे चुके हो, प्रीमियम को छोड़ दो, प्रीमियम के तो यूजेस अलग हैं, कैपिटल के पार्ट में बात कर रहा हूं। डिफॉल्टर शेयर होल्डर अपनी कैपिटल के अमाउंट में से जितना अमाउंट अब तक दे चुका है वो सारा की सारा एक स्पेशल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, फॉरफिटेटेड शेयर्स, ठीक है ना। एक स्पेशल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है जिसका नाम होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फिर फॉरफिटेटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है ना। आपकी टीएस में शेयर फॉरफिटेटेड लिखा है, फॉरफिटेटेड शेयर्स लिखा है, शेयर फॉरफीचर लिखा है, फॉरफिटेटेड शेयर्स, और डीके में लिखा है शेयर फॉरफीचर, तो दोनों ही सही है, जैसा मन करे वैसा लिख लेना, ठीक है। टू फॉरफिटेटेड शेयर्स अकाउंट, ध्यान से सुनिए, बीइंग 600 शेयर्स फॉरफिटेटेड, राइट। अब देखिए कैपिटल कितने रुपए से क्रिएट हुई है, 600 इंटू 10, 6000 से, राइट। अब फर्स्ट कॉल कितने रुपए से कैंसिलेशन हो रहा है, 2400 रुपए से, तो फिर वो दे क्या चुका होगा खुद सोचो। वो प्रीमियम को काउंट नहीं करते, कैपिटल का पार्ट माना जाता है। 3 रुपए की एप्लीकेशन और 3 रुपए की अलॉटमेंट, 3 और 3 हो गए 6, और शेयर थे उस पर 600, 6 इंटू 600 3600 रुपये, मुंह पे हाथ रख ले, नहीं मानेगा, 3600 रुपये, ठीक है। तो 3600 और 2400 हो गया 6000, इससे आपका क्रॉस टैली भी हो गया कि आपने ये जो अमाउंट निकाला है फॉरफिटेटेड शेयर का वो ठीक है, क्योंकि इसकी जो बैलेंसिंग आती है वो इस तरीके से टैली करते हैं हम। क्लियर हो गया? तो अभी यहां से एक 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बनता है कि भाई अगर कंपनी को इन 600 शेयर्स को री इश्यू करना हो तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना होगा अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर। आप किसी को री इश्यू करेंगे, कायदे से आपको 600 इंटू 10 6000 रुपये में री इश्यू करना चाहिए ना, क्योंकि 600 शेयर है, 10 रुपये की एक शेयर की फेस वैल्यू है। आप सामने वाले को जो टोपी बनाओगे री इश्यू करके वो 6000 की बनाओगे, बट सामने वाला थोड़ा चतुर नार है, नहीं मैं तो नहीं लूंगा साहब,
डिस्काउंट दो, री इश्यू पे डिस्काउंट चलता है, इश्यू पे डिस्काउंट नहीं चलता। मुझे डिस्काउंट दो तो दो, पर इतना मत दो कि इससे ऊपर दे दो, फिर तो तुम घाटे में आ जाओगे, फिर तो डिस्काउंट पे इशू हो जाएगा शेयर का, और डिस्काउंट पे इशू कर नहीं सकती कंपनी, राइट्स नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट जो रहेगा री इश्यू पे वो अप टू द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेटेड शेयर्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में। एक लंबी सी पैराग्राफ दे देते हैं, 1 नंबर का पूछ लेते हैं, बताओ मैक्सिमम कितने प्राइस पे शेयर री इश्यू किया जाए या फिर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट उसे प्रोवाइड किया जाए एट द टाइम ऑफ री इश्यू। मिनिमम कितने प्राइस पर शेयर इश्यू किया जाए, री इश्यू किया जाए, या फिर मैक्सिमम कितने डिस्काउंट को दिया जाए। ठीक है गाइस, तो इसके बाद इसने फिर क्या किया है देखते हैं, री इश्यू का क्या सीन है इस क्वेश्चन में। आगे बोला है इसने हिज शेयर्स फॉरफिटेड हो गए एंड 500 ऑफ दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इश्यूड एज फुल्ली पेड एट द रेट 11 रुपए पर शेयर। ओ तेरी, इसमें तो प्रीमियम पर री इश्यू किया, बहुत सही खिलाड़ी है ये। कौन है ये भाई? एक्स लिमिटेड, चलो होगा कोई। तो गाइज इसको री इश्यू कर रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात, शेयर्स फॉरफिटेड की है 600, पर री इश्यू अभी पार्शियल री इश्यू कर रहे हैं 500 शेयर्स। तो कोई नहीं, 500 शेयर्स का री इश्यू उठा लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, री इश्यू करते समय जिन्हें मांग दी कि एप्लीकेशन दे दे कि अलॉटमेंट दे दे, एक ही बार में लमसम पेमेंट कर दे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन आपने तो प्रीमियम पर री इश्यू किया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बीइंग 500 शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम। ठीक है, देखिए साहब 500 इंटू 11, बैंक में 11 रुपए से हाथ में पैसे आए ना, लेकिन कैपिटल तो 10 रुपए के हिसाब से चलेगी, फेस वैल्यू चलती है कैपिटल में, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 रुपया हो गया, 500 रुपये हो गए। ऑल राइट, इसके बाद बच्चों एक एंट्री होती है जो यूनिवर्सल एंट्री होती है। अगर जब भी आप रीइश्यू करोगे उसके बाद एक एंट्री अपने दिमाग से हमेशा करनी है, वो होती है, पर ये एंट्री केवल उतने शेयर्स के रिगार्डिंग होती है जितने शेयर्स रीइश्यू किए हैं। केवल फॉरफीचर किए, शेयर रीइश्यू नहीं किए तो ये एंट्री होती नहीं है। फॉरफीचर जितने किए उतने ही रीइश्यू किए तो भी ये एंट्री होती है, फॉरफीचर ज़्यादा किए रीइश्यू कम किए तो भी ये एंट्री होती है, लेकिन उतने शेयर्स के रेफरेंस में होती है जितने शेयर री इश्यू किए हैं, ना कि उतने शेयर जितने फॉरफिटेड किए। हमेशा उतने शेयर्स के रेफरेंस में होती है जितने शेयर री इश्यू किए जाते हैं। एंट्री क्या होती है, ये जो फॉरफिटेटेड शेयर है ना, फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर इसका सेक्शन के अकॉर्डिंग कैपिटल रिजर्व के जो यूजेस होते हैं उसमें अप्लाई कर लिया जाता है इसको। ठीक है, इसका नरेशन होगी बीइंग फॉरफिटेटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसका अमाउंट कैसे बनेगा, देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी वैसे इसका रूल होता है क्रेडिट के फॉरफिटेटेड शेयर में से डेबिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेटेड शेयर में से डेबिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेटेड शेयर घटा दो, जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। आप कहोगे सर जी यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेटेड शेयर 3600 है, सर जी यहाँ डेबिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेटेड शेयर है नहीं, तो सर पूरे 3600 कर दो ना ट्रांसफर। क्यों कर दूँ ना भाई, 3600 रुपीज़ का जो फॉरफिटेटेड शेयर है वो 600 शेयर्स के रिगार्डिंग है और आप री इश्यू 500 शेयर्स कर रहे हो, तो पहले इसको कन्वर्ट करो 500 शेयर में। देखिए यहाँ कर लेते हैं 3600 डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 500, तो इट इज़ 3000। हाँ ये कर लूँगा 3000। फिर आप कहोगे सर ये बाकी के जो बचे 600, क्योंकि 3600 था, 3000 गए 600, ये बेटा फॉरफिटेटेड शेयर के नाम से बैलेंस शीट में कंटिन्यू हो जाएगा। शेयर फॉरफिचर या फॉरफिटेटेड शेयर के नाम से शेयर कैपिटल के रूप में बैलेंस शीट में कंटिन्यू हो जाएगा। तो गाइज ये है, इसमें है, लेकिन अभी इसके बाद एक पॉइंट और है इस क्वेश्चन में। यहाँ तक आई थिंक सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक पॉइंट और कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू केम टू 20,000। आपने अपने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस किए हैं, तो इसकी जनरल एंट्री बच्चों सबसे लास्ट में होगी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस टू बैंक। 11 तक एंट्री हो गई थी, अब 12वें नंबर की एंट्री यहाँ कर दे रहे चुनी हंसी, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। बोर्ड को जूम कर लेना, मतलब अपनी स्क्रीन को जूम कर लेना, बोर्ड नजर आ जाएगा जूम रूप में। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, ठीक है ना, बीइंग शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पेड। और बच्चों एक रूल होता है, इस शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को अगर आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसमें से कवर अप करते हैं, आप रिटर्न ऑफ करते हैं। ये एक यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम भी होता है, 1 मार्क में बोर्ड में आ सकता है यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टू राइट ऑफ शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कितना है बेटा आपके, पहले आप देखिए आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, आई थिंक होगा, यहाँ था, अकेला ही बेचारा 1,20,000 का टंगा पड़ा है और तुम्हें तो केवल
कितने रुपये निकालने, 20,000 रुपये निकालने हैं, तो निकाल लो। एंट्री विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। $20,000। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस यही था इस क्वेश्चन में बच्चों। वैसे इस क्वेश्चन में ये है तो सही, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट पूछी नहीं है ना, फिर भी बना देते हैं। पहले इस क्वेश्चन की फोटो लो, फिर बैलेंस शीट बनवा के दिखाते हैं। फोटो ले लो फटाफट, क्योंकि मुझे बोर्ड रफ करना है। अब मैं फ़ोन में से पढ़ाऊंगा ना, फोटो देख के। वीडियो पॉज नहीं है, रिकॉर्ड हो रही है। देखिए गाइस, प्लीज डोंट टॉक। जिस फोन से फोटो लिए वो फोन इधर बढ़ा दो। देखो बच्चों, वैसे इसने बैलेंस शीट पूछी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यूनिक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बैलेंस शीट के इस क्वेश्चन से। लो बेटा, बैलेंस शीट। आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं बेटा, लाओ। बैलेंस शीट बनाते टाइम बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, डेट वेट कुछ दी नहीं है, सब लोग जानते हैं वर्टिकली बनती है कंपनी की बैलेंस शीट। एक नोट नंबर का कॉलम बनता है, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर, और एक करंट ईयर की रिकॉर्ड्स होते हैं, एक प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स होते हैं। वो इस क्वेश्चन में है नहीं, बट लिखने तो पड़ेंगे आपको। पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बैलेंस शीट में हेडिंग लिखनी होती है। फर्स्ट पॉइंट लिखना होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके अंदर आपको पहली हेडिंग डालनी होती है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है आपका शेयर कैपिटल, और यहां आप डालते हैं नोट नंबर 1। अब इसको आप नोट्स टू अकाउंट्स में लेके जाते हैं। यहां आपने डाला शेयर कैपिटल। सबसे पहले आप डालते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। जब आपने अपना क्वेश्चन शुरू किया था तो वहां पर आपको ऑथोराइज की इंफॉर्मेशन, रजिस्टर्ड कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आप कॉलम जरूर बनाएंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, डैश शेयर्स ऑफ रुपीस डैश ईच, यहाँ लिख के डैश लिख के डबल लाइन खींच देंगे, ठीक है। इसके बाद आप अगला टाइटल खोलते हैं इश्यूड कैपिटल। ये हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। इश्यूड आपने पब्लिक को किए थे, 1 लाख शेयर इश्यू किए थे, राइट, 1 लाख ही किए थे ना, हाँ 1 लाख शेयर। आप क्या दिया है, 1 लाख शेयर इश्यू किए थे। 1 लाख थे कितने, 60,000। बोल दो भाई इसको, तो इसको लॉक क्यों कर रहे हो बार बार, ऐसे क्या फायदा। 60,000 शेयर्स बेटा, 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हो गए 6 लाख। ये भी आपको डबल लाइन में करना होता है, क्योंकि इश्यूड कैपिटल का भी टोटल आप नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इश्यूड कैपिटल भी टोटल में कंसीडर नहीं किया जाता। थर्ड हेडिंग आती है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बच्चों, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 हेडिंग होती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड जब ही आता है आपका जब आपने जितने शेयर्स, मतलब जितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए उन पर यथा समय पूरा पैसा मिल गया है। भले ही शेयर्स उनमें से कुछ फॉरफीचर हुए हो, लेकिन पूरे की पूरे वो री इश्यू हो गए हो, तो वो फॉरफीचर और री इश्यू कंसीडर नहीं होता इसमें, क्योंकि हमने शेयर फॉरफीचर करके री इश्यू कर तो दिए टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 60 ओवर सब्सक्रिप्शन मैटर नहीं करता है इसमें, ठीक है, क्योंकि उसको तो हम यूटिलाइज कर चुके होते हैं ना, या रिटर्न कर चुके होते हैं। तो आप मेरी बात समझो, 60,000 शेयर्स थे, इनमें से सिर्फ 600 शेयर्स ऐसे थे
जिन्होंने फॉरफीचरबाजी करवाई थी, लेकिन उनमें से 500 शेयर तो फिर से हमने री इश्यू कर दिए। तो केवल 100 शेयर्स ऐसे हैं जो अभी फॉरफीचर तो हुए पड़े कंपनी के पास पर री इश्यू नहीं हुए। तो जितने शेयर्स फॉरफीचर होते हैं पर वो री इश्यू नहीं होते, वो नहीं आते सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। तो आपका जो कॉलम खुलेगा वो खुलेगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो कितने शेयर है इसके अंदर बेटा? 59,900 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5,99,000। ठीक है, इसके बाद सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड इसमें है नहीं, क्योंकि वो तब होता जब फॉरफीचर ही नहीं किया होता हमने। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, या फिर तब होता सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड जब कंपनी ने पूरे फाइनल कॉल मांगी नहीं होती या कुछ पूरा शेयर कंपनी ने पूरा कॉल्ड अप नहीं किया होता। ओके, फिलहाल एक और पॉइंट इसके अंदर आएगा, सर वो 600 रुपये रह गए थे, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने 500 शेयर्स फॉरफीचर कर लिए थे, फॉरफीचर करके री इश्यू कर दिए थे, 600 शेयर फॉरफीचर किए थे, 500 शेयर री इश्यू किए थे। तो वो 100 शेयर के रिगार्डिंग जो 600 रुपये रह गए थे फॉरफीचर में, वो इसके अंदर आता है। इसके अंदर ये पहला था और अब दूसरा आएगा इसके अंदर, शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड शेयर, एक ही बात है। वो 600 थे ना, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगी 5,99,600 ये शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद इसके अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये फर्स्ट था इसके अंदर, ये सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, वो नोट नंबर 2 यहां आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर एक तो आपका आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट, पूरी इतनी सारी जो जनरल एंट्री है मैंने अभी कराई थी, क्रेडिट के सिक्योरिटी प्रीमियम में से डेबिट का सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस कर लेना। देखो एक तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में था 1,20,000, ठीक है ना, एक तो हमारा क्रेडिट में था बेटा 1,20,000, और हमारा क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम री इश्यू के टाइम पर भी क्रिएट हुआ है, वो हुआ है 500। ठीक है, और डेबिट भी हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम आपका जब आपने इश्यू एक्सपेंसेस कवर अप किए थे 20,000 रुपये के ना, माइनस हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 99,500। बात समझ में आ रही है ना? सिक्योरिटी प्रीमियम हो गई। फिर एक चीज आती है इसके अंदर कैपिटल रिजर्व। हाँ सॉरी, 1,05,000 वो माइनस कर दिए जोड़ने की जगह, 1,05,000। इसके बाद बेटा फिर हमारा अगला आएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तो आपका क्रिएट ही हुआ था 3,000 रुपये से, एंट्री में भी कराया था ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1,03,500, ये आपका इधर आ गया 1,03,500। ये आपका मैक्सिमम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा। अब आप इसका टोटल करेंगे बच्चों, टोटल इसका आएगा 7,03,100। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे बैलेंस शीट का, असेट्स। ठीक है, असेट्स बनाने के बाद डायरेक्टली टू द पॉइंट चीज़ें लिखेंगे, कोई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी नहीं है, ये पूरा लिखेंगे। फिर आप इसमें लिखिएगा करंट असेट्स, क्योंकि करंट असेट्स तो इन क्वेश्चंस में होती है। करंट असेट्स में भी आप लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है ना, इसके आगे आप नोट नंबर डालेंगे 3, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए आप, ये नोट नंबर 1 हो गया, ये नोट नंबर 2 हो गया, नोट नंबर 3। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए आप लोग बैंक अकाउंट बना सकते हैं, नहीं तो प्लस माइनस डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे कैश एट बैंक, वो कितना आएगा, ये कैश एट बैंक आइडेंटिफाई करने के लिए या तो आप पूरी जनरल एंट्रीज जो मैंने कराई हैं उसकी मदद से बैंक अकाउंट बना लो। बैंक अकाउंट बनाना आता है सबको, जनरल से लेजर बनाना, और उसका जो बैलेंस बचेगा वो कैश एट बैंक में आएगा। ठीक है, उन जनरल एंट्रियों की मदद से। तो वो मैं बता देता हूँ, वो इतना ही आने वाला है 7,03,100, वो आप यहाँ लिख देंगे। फिर आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपका इक्वल आ जाएगा। ये तरीका होता है बच्चों बैलेंस शीट का। और भी आगे के, अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बैलेंस शीट ये क्यों बताई है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें जो चेंजेस होंगे बैलेंस शीट के, बस बीच बीच में वो मैं डिस्कस करूंगा, ताकि अब बार बार हमें बैलेंस शीट ना बनानी पड़े। एक क्वेश्चन में मैंने पूरे तमीज से करा दिया, अब कल से स्पीड पकड़ेंगे आगे की वीडियोस में। चलिए गाइज, मिलते हैं फिर अब अगली वीडियोस में। थैंक यू।